Yes, very good afternoon everybody. So we are going to start with integration today. ठीक है जी. तो जो मैंने अभी तक सब डिस्कस किया है, let's put it down as per some points ताकि आपको समझ आए चैप्टर कहना क्या चाह रहा है. तो I'll be covering up all the concepts within some points. ठीक है जी. आई होप सबने नया रजिस्टर लगा लिया होगा आज. हाँ, ग्रेट. लिखिए जी पॉइंट नंबर 1. इंटीग्रेशन इज reverse process of differentiation. Integration is reverse process of differentiation. रिवर्स प्रोसेस का मतलब समझिएगा. इस चीज को मैं अक्सर एक छोटे से डायग्रामेटिकली वे में समझाता हूं. ठीक है. यहां से एक फंक्शन एक मशीन में से निकला. इस मशीन का नाम है डिफरेंशिएशन. ये फंक्शन इसमें से निकला. बाहर कैसा आएगा पता है? बाहर कैसा आएगा? fx जब गया उसका डेरिवेट हुआ तो बाहर क्या निकला? f डैश x. ठीक है जी. और ये f डैश x जब एक अलग मशीन से निकला, विच मशीन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, तो बाहर जब निकला तो क्या आया? क्या आया? तो क्या समझे? इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन. नाउ अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, अभी थोड़े अगले एक दो पॉइंट में मैं समझाने वाला हूं. ये अकेला fx नहीं बाहर आएगा, प्लस एक कांस्टेंट भी साथ में लेके आएगा. एंड दैट कांस्टेंट इज नॉट कॉल्ड परफेक्ट कांस्टेंट, बट दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. आई विल बी कमिंग ऑन टू दैट पॉइंट आल्सो. इज दिस पॉइंट क्लियर? ये बात समझ आई? रिवर्स प्रोसेस मैं इसको इजी वे में समझाऊं कि हमें पता था x स्क्वायर का डेरिवेटिव किया तो क्या आया? 2x. और 2x को इंटीग्रेट किया तो क्या आया? x स्क्वायर. श्योर? बिल्कुल श्योर. ठीक है. प्लस एक कांस्टेंट आएगा. प्लस एक कांस्टेंट आएगा. मैं इसको थोड़ी देर में डिटेल में समझाने वाला. ये लिख लो एग्जांपल. प्रोसेस दिखा दो. पॉइंट नंबर 2 लिखिए. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव. ये बहुत खतरनाक पॉइंट है. क्यों? हर बच्चे को एंटी डेरिवेटिव तो नाम से ही पता चल जाता है, ये इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, पर प्रिमिटिव वर्ड बच्चे भूल जाते हैं. अक्सर ये देखा गया. और अक्सर जो 1 मार्कर क्वेश्चन है उसमें एक बड़ा बेसिक फंक्शन दे दिया जाता है और कहते हैं फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ दिस फंक्शन. बच्चे को प्रिमिटिव वर्ड ही नहीं याद, वहां वो फंस गए. तो ये याद रखना है, प्रिमिटिव का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन होगा. इज दैट क्लियर? पॉइंट नंबर 3 लिखिए. इफ ddx समझ गए किसको कहते हैं? डेरिवेटिव. इफ ddx ऑफ fx प्लस c इज इक्वल टू fx, देन इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इज इक्वल टू fx प्लस c. तो ये पहले पॉइंट को सफाइज कर गया. इट इज अ रिवर्स प्रोसेस कि जिस फंक्शन का डेरिवेट करूं तो एक और फंक्शन पैदा हो, तो उसी फंक्शन को इंटीग्रेट करूं तो वापस जिसका डिफरेंशिएट किया था वो पैदा हो जाए. मैं इसको समझाता कुछ ऐसे हूं, समझना. हम सबको पता है sin x का डेरिवेटिव क्या था? cos x. सब समझ गए इस बात को? और हर बच्चा समझ गया cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x प्लस सम c. अब थोड़ी चर्चा c पे भी कर देता हूं साथ ही साथ. अच्छा जल्दी से बताओ, अगर sin x का डेरिवेटिव cos x है, जल्दी बताइएगा sin x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा? 3 का डेरिवेटिव 1 0. अच्छा जल्दी से बताओ sin x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? sin x प्लस 6 का डेरिवेटिव क्या होगा? हाँ जी,
अच्छा बताओ साइन एक्स प्लस 2000 का डेरिवेटिव क्या होगा? इसका मतलब इन सब cos x की इंटीग्रेशन sin x प्लस कुछ होता, क्योंकि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या थी? 0 थी। अब कहानी समझ में आई कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x अकेला sin x नहीं होगा, वो कुछ हमें हमेशा उठाना है, और वो जो कुछ है वो क्या कहलाता है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और इसका दूसरा नाम होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? बहुत बच्चे सोचते हैं क्यों, इसका रीजन ये है भाई, इन सबका डेरिवेट किया तो क्या आया? cos x। तो इसका मतलब अगर मैं इस cos x का इंटीग्रेशन करता तो sin x प्लस 3 भी हो सकता था, sin x प्लस 5 भी हो सकता था, sin x प्लस 2000 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो मुझे नहीं पता क्या हो सकता था, उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ा? c लगाना पड़ा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? जल्दी नोट करें। ddx डेरिवेटिव, देन fx dx। जैसे यहां पे dx क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कि डिफरेंशिएशन नहीं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। यहां ये dx रिप्रेजेंट करेगा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, आ रहा हूं इन सब टर्मिनोलॉजीज पे आ रहा हूं। यहां पे एक पॉइंट मार्क ही कर लो, हियर c कैन बी एनी कांस्टेंट, हियर small c या capital C whatever it is can be any constant where c belongs to any real numbers, c belongs to any real numbers। अच्छा अगर c कोई भी रियल नंबर है तो भाई c तो इंडेफिनिट वैल्यूज ले सकता है कि नहीं? श्योर। आगे लिखिए therefore value of c is indefinite, therefore value of c is indefinite, so we call it indefinite integration, we call it indefinite integration। तो जो मेरा चैप्टर की शुरुआत हुई है वो किसकी हुई है? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि इंटीग्रेशन दो तरह की हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डेफिनेट और इनडेफिनेट, तो हम किसकी शुरुआत पे आ गए हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, c is not a perfect constant, c is not a perfect constant as c here is, as c here is arbitrary constant, arbitrary, which lies between a variable, which lies between a variable and a perfect constant। अब आप लोगों में किन किन में कंफ्यूजन उठी, यार सर कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होता है, ये क्या नई सी आप थ्योरी ले आए कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और परफेक्ट कांस्टेंट? आज तक तुमने वर्ड ही नहीं सुना। अभी पिछली एग्जांपल में मैंने क्या समझाया था कि ये जो कांस्टेंट था ये क्या क्या वैल्यू ले सकता था? 3, 5, 7, 6, 2000, 1 लाख, सारे कांस्टेंट है, बट क्या ये बदल रहे हैं? और जो बदल रहे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वेरिएबल। तो ये वेरिएबल है नहीं, क्योंकि कैलकुलस की दुनिया में वेरिएबल तब लगता है जब साथ में एक्स वाई जेड कुछ हो। है तो ये कांस्टेंट है, बट इट कैन चेंज इट्स वैल्यू। तो जो कांस्टेंट भी फिक्स नहीं है, जो फिक्स कांस्टेंट है उसे बोलते हैं परफेक्ट कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट भी बदल सकता है उसे बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या बात समझ आई सबको? श्योर? इज दिस पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, साइन कन्वेंशन।
साइन कन्वेंशन, क्या क्या चीजें हमें समझनी है कि क्या क्या वो बोल रहे हैं। हमारे पास कभी भी इंटीग्रेशन आएगी ना, वो कुछ ऐसी आएगी, एफ एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस, ठीक है। या अगर मैं यही वर्ड यूज कर लूं, यहां कैपिटल कर दूं और यहां स्मॉल कर दूं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, मैंने यही वर्ड यूज कर लिया। अब इसमें ये क्या है पता है, इसे बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये dx का मतलब क्या है? हाँ जी, इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, कि मुझे विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। fx कौन है? जिसकी इंटीग्रेशन होनी है, जिसकी इंटीग्रेशन होनी है, मतलब जो फंक्शन इज टेकन फॉर इंटीग्रेशन। जैसे यहां पे cos x को इंटीग्रेट कर रहा था, इज दैट क्लियर? और इसको बोलते हैं इंटीग्रेंट। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेंट। इज दैट क्लियर? जिसकी इंटीग्रेशन होनी है। और जो इसका रिजल्ट आया fx, ये होता है इंटीग्रल, कि उसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद। और इस पे तो हमने चर्चा कर ही ली है। क्या है ये? क्या है? सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इज दिस पॉइंट क्लियर? अब सोचो, जो हमने बिफोर द रिकॉर्डिंग एक बात की थी, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? सबको जोड़ना, सबको जोड़ना। जैसे ना, एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं। इंटीग्रेशन की सबसे अच्छी एप्लीकेशन है फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। अगर ये कर्व है, ये पैराबोला सबको याद है, मैं कहता हूं यहां से यहां तक का एरिया निकालना। ये x की वैल्यू यहां a है और ये x की वैल्यू यहां b है। वैसे ये चीज मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में समझाता हूं। तो एरिया अंडर द कर्व, ये कर्व के अंदर a से b तक का एरिया कौन सा है? ये सारा आया कि नहीं आया? बोलो। हाँ, तो ये कैसे निकाला जाता है उस टाइम पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है अपने आप में। इस चीज को हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं। ये अगर आप नोटिस करो, एक रेक्टेंगुलर स्ट्राइप है, यस और नो? बोलो। तो ऐसी बहुत सारी रेक्टेंगुलर स्ट्राइप्स यहां पे फॉर्म हो सकती है। एग्री कर रहे हो इस पॉइंट को? हाँ, तो हम क्या कहते हैं कि जब हम इन सबको इकट्ठे कर दें, ऐड कर दें, तो कर्व के अंडर का सारा एरिया आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो वहां पे इस टॉपिक को शुरुआत मिलती है। इज दिस पॉइंट क्लियर? श्योर? इज दिस पॉइंट क्लियर? मैं आऊंगा जब हम इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन पार्ट शुरू करेंगे, मैं इस चीज को पूरी डिटेल में समझाऊंगा। अंडरस्टूड? अगले पॉइंट का ये नोट कर लिया, साइन कन्वेंशन। आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, indefinite integration represent family of curves. Indefinite integration represent family of curves. अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। मैं बहुत ही फंडामेंटल फंक्शन उठा रहा हूं आपके सामने। सबसे आसान फंक्शन y इज इक्वल टू x होता है, यस और? हाँ, जब y और x बराबर है, स्ट्रेट लाइन निकलती है 45 डिग्री एंगल बना के ओरिजिन से। अब मैं कहूं x की इंटीग्रेशन का रिजल्ट होता है x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ठीक है? ये भी बताऊंगा हाउ वी हैव फाउंड दिस, इस पे मैं आऊंगा। अभी फिजिक्स वालों को तो समझ आ गया होगा ये रिजल्ट, बट कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए अगले 2 पॉइंट्स के बाद इसका फॉर्मूला ही बता दूंगा, हाउ टू फाइंड इट। और अगले 5-6 क्वेश्चन हम इस पे करने वाले हैं। अब समझते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है, श्योर? एक्स स्क्वायर का ग्राफ सबको पता क्या होता है अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो? बोलो।
कौन सा पैराबोला? अपवर्ड पैराबोला। कौन सा पैराबोला? अपवर्ड पैराबोला। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। सब एग्री करते हो? चेक करो, अंडरस्टूड। ये ग्राफ मेरा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर बाई 2 भी है। 101%। यही ग्राफ, थोड़ी शेप वाइडर हो जाती है बाई 2 आने पर। तभी मैं अक्सर ऐसा पैराबोला बनाता होता था, आज थोड़ा बाहर को घुमा दिया। ठीक है, अब ये पॉइंट 1 है। अब जल्दी से बताओ ये इस ग्राफ की इक्वेशन क्या होगी? ब्यूटीफुल। इसकी इक्वेशन बनी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। क्योंकि यहां पे अगर आपको नहीं दिख रहा पर मेरे को दिख रहा है, ये प्लस 0 लिखा हुआ था, मतलब ये ओरिजिन से पास कर, 1 पे आते ही 1 से पास कर गया। अब जल्दी से बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। यस, इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। अच्छा, इसकी इक्वेशन क्या होगी? बोलो। -1। सब एग्री कर गए? श्योर। अब मैं आपके सामने इनके एक पॉइंट पे टेंजेंट प्लॉट करता हूं। हाँ, पहली बात ये पॉइंट समझ आया? मैंने क्या लिखा है? इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व्स। कैसे पता चलता है कि ये सब एक फैमिली को बिलोंग करते हैं? वो तब पता चलता है जब उनकी स्लोप सबकी क्या हो? सेम हो। इन सब की स्लोप क्या हो? सेम हो, तब पता चलता है। स्लोप कैसे निकलती है? इन सब का डेरिवेटिव लेके। इन सब इक्वेशंस का डेरिवेटिव करो तो क्या आएगा? x आएगा। इन सब का डेरिवेटिव करो, याद है ये बात? इन सब का डेरिवेटिव करते तो ये आ रहे थे, तो ये सब क्या थे? फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ sin x। यस और नो? तो ये सारी फैमिली किसकी आ गई? एक्स स्क्वायर बाई 2। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इन सब की स्लोप अगर उसके पॉइंट पे बनाता जाऊं तो क्या पैरेलल लाइंस बनेगी कि नहीं बनेगी? बोलो। अगर पैरेलल लाइंस बनेगी बेटे तो बताओ उनकी स्लोप ये सेम होगी? स्लोप सेम होगी तो मैं कह सकता हूं दीज आर फैमिली ऑफ कर्व्स और दीज आर कर्व्स बिलोंग टू द सेम फैमिली। कहानी समझ में आई? श्योर। ये फिगर जल्दी नोट करिए। इसी के अंदर एक पॉइंट लिख लो, इसी के अंदर एक पॉइंट और ऐड कर लो। स्लोप ऑफ टेंजेंट इन एनी इंटीग्रेशन, स्लोप ऑफ टेंजेंट इन एनी इंटीग्रेशन रिमेन्स सेम। बेटा आपका यही पॉइंट आया था अभी कि टेंजेंट अगर सबकी स्लोप बराबर है तो वो सेम फैमिली ऑफ कर्व। इज दैट क्लियर? Slope of tangent in any integration remains same in the family of curves. In the family of curves. Understandable? Next point. ये बहुत important point है समझने के लिए. It is not necessary. It is not necessary to take. It is not necessary to take dx को इन्वर्टेड कॉमर्स में डालेना। इट इज नॉट नेसेसरी टू टेक dx ऑलवेज एज वन वेरिएबल, ऑलवेज एज एनी वेरिएबल लिख लो वर्ड, ऑलवेज एज एनी वेरिएबल और एनी फंक्शन कैन टेक पार्ट इन द इंटीग्रेशन, और एनी फंक्शन कैन टेक पार्ट इन द इंटीग्रेशन। इसको मैं एक एग्जांपल से सिकेंड करूंगा इस पॉइंट को कि अगर कोई कहे sin x dx की इंटीग्रेशन क्या है, sin x dx की इंटीग्रेशन क्या है, तो आपको याद होना चाहिए cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x। तो माइनस थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, sin x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? cos x। तो प्लस वो वाला माइनस साइन जो हमने इग्नोर किया और प्लस। यस और अब ये क्यों पॉसिबल हुआ वो सीखना है।
यहां पे साइन जो था वो इन टर्म्स ऑफ एक्स था, मेरा वेरिएबल क्या था एक्स, और यहां पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रही थी एक्स, तो ये रिजल्ट आया। अगर यही हो जाता कुछ ऐसा साइन एक्स डी थीटा, तो इंटीग्रेशन में साइन एक्स एक वेरिएबल ना रहता बल्कि एक कांस्टेंट बन जाता। इज दैट क्लियर? कहानी समझ में आई? डिड यू गेट माय पॉइंट? तो अगर यहां पे डी थीटा है तो यहां पे क्या होना चाहिए था साइन थीटा, तो ये आंसर आता माइनस कॉस थीटा प्लस। इज दिस पॉइंट क्लियर? समझ आ गई चीज? करिए।